नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर तपस्या। बचपन में जब हम कहानियां सुनते थे दादी नानी की, तो उसमें राजा रानी तो होते ही थे, साथ में एंजल्स की भी कहानियां सुनते थे। सही कहा, आपने भी सुना ना। और उन एंजल को कहते थे फरिश्ते। ऐसा ही हमारा कार्यक्रम आज का जो है वो बहुत ख़ास है, जिसका नाम है फरिश्ते। और फरिश्ते हम सब जानते हैं कि वो आते हैं, मदद करते हैं और चले जाते हैं। शायद इन्हीं को हम फरिश्ते कहते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब बहुत कठिन घड़ी आती है, जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा था, कोरोना का जब समय आया, बहुत पीक पे था, कई सारी मुश्किलें आईं। ऐसे में बहुत सारे फरिश्ते आए और उन्होंने मदद की और गायब हो गए। लेकिन हमने उन्हें गायब नहीं होने दिया दर्शकों, हम उन्हें लेकर आए यहाँ पर आपसे मिलवाने के लिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे कोरोना फरिश्तों के साथ में जिन्होंने मदद की, बहुत अलग तरीके से, अलग अंदाज से। आज हम मिलवाने वाले हैं और हम चर्चा करेंगे जिरीबम मिशन के ऊपर, और इसमें हम मिलवाएंगे आपको विजय कुमार पाटीदार से। विजय जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करना चाहते हैं कार्यक्रम फरिश्ते में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी कहा कि जब हम फरिश्ते के कार्यक्रम में बात करते हैं तो ऐसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके बहुत काम किया है। आपने काम किया जिरीबम को लेके। सबसे पहले जब मैंने सुना कि जिरीबम को लेकर आज चर्चा करने वाले, तो जिरीबम है क्या? मुझे लगता है तमाम दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि जिरीबम है क्या? जी, जिरीबम जब हमने भी सुना था तो सेम एक्सप्रेशन हमारे भी थे जैसे आपके हैं कि जिरीबम है क्या। तो हमको भी जब कॉल आया और एकदम से पता चला कि एक ट्रेन है जो जिरीबम के लिए जा रही है और आपको उस ट्रेन में कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं, तो पहला सवाल तो ये था कि ट्रेन ठीक है, जिरीबम क्या है, हम उसको पता लगाएं। तो जिरीबम मणिपुर की एक जगह का नाम है और ये सबसे आखिरी स्टेशन पड़ता है जहाँ पे ट्रेन जाती है। तो सबसे लंबी दूरी की ट्रेन, श्रमिक ट्रेन उस टाइम पे जो चली थी गोवा से लेकर के जिरीबम तक, ये उस ट्रेन की कहानी है पूरी मिशन जिरीबम। बिल्कुल। तो ये तो आपने बताया कि जिरीबम एक जगह है जिसके लिए आपको काम करना था। जिरीबम मिशन कैसे हुआ, उसके बारे में भी बताइए कि जिरीबम मिशन क्या रहा वो। जी, श्रमिक जब अपने घर पलायन कर रहे थे कोरोना के टाइम पर, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाई थी, जी। जिसके बारे में सर्वर पे डाटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। लेकिन ये ट्रेनें स्पेशली लॉन्च की गई थी और अनाउंसमेंट कर करके लोगों को अवेयर किया जा रहा था उनके लोकल बॉडीज़ में कि आपके यहाँ से अगर कोई श्रमिक वहाँ का है तो उसको भेजा जाएगा। तो गोवा से ये ट्रेन चली श्रमिकों को लेकर के, जो कि मणिपुर के लिए जाने वाले थे, जिनका लास्ट स्टॉप जो था वो जिरीबम था। इस ट्रेन की जो दूरी थी वो कम से कम ये मान के चलिए 3 या 4 दिन में तय करनी थी उसको पूरी। तो एक लंबा टूर था। अब इन्हीं श्रमिकों के लिए एक मैडम हैं जो काम करती हैं, उनका फ़ोन आया था कि आपको इन लोगों के लिए अरेंजमेंट करना है, ये ट्रेन इतनी बजे आज भोपाल पहुंचेगी। अब जब पता चला कि पहुंचेगी तो ठीक है, उस टाइम तो सवाल अच्छा लगा कि पहुंचेगी, कश करना है। लेकिन जब अगला सवाल उनका आया कि आपको खाने और पानी का अरेंजमेंट करना है और प्रति व्यक्ति 5 लीटर पानी का अरेंजमेंट करना है, तो हमने ठीक है देखते हैं। लेकिन नंबर पूछा जैसे ही, तो उन्होंने कहा 1100 श्रमिक हैं। तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि अब कैसे। लेकिन ये था कि वो सिर्फ इस इंतज़ार में थे कि हम हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, क्योंकि टाइम नहीं था ज़्यादा और उस कम समय के अंदर सारी तैयारियां करनी थी। और पता नहीं ईश्वर ने शक्ति दी कि नहीं, लेना है इस चैलेंज को और उसको करके दिखाना है। तो मैंने हाँ बोल दिया कि हम करेंगे कैसे भी करके। और आपने सक्सेसफुल जिरीबम मिशन को कर दिया। यस। लेकिन चुनौतियां हमेशा बोल कर नहीं आती हैं। जी, हम कभी प्लान नहीं करते हैं कि जब हम घर से निकलेंगे तो क्या क्या चुनौतियां हमें रास्ते में मिलेंगी। बिल्कुल। निश्चित तौर पे जब आपने इस रास्ते पे चले होंगे तो चुनौतियां तो ढेर सारी आई होंगी। तो आपने उनको कैसे सामना किया, कैसे आपने उन सब के लिए कोप अप किया? चुनौतियाँ तो मेरा ये कहना चाहिए कि जैसे ही फ़ोन आया वहीं से शुरू हो गई, क्योंकि उनने जैसे ही नंबर्स बताए कि भाई आपको 1100 श्रमिकों के लिए अरेंजमेंट करना है, तो सबसे पहला सवाल ये था कि इस समय रात को 8:30-9 बजे मैं किसको फ़ोन लगाऊं कि खाना अरेंज हो जाए। क्योंकि उनने टाइम जो दिया था ट्रेन का, वो कहा था कि 12:30 से 1 बजे के बीच में भोपाल स्टेशन आ जाएगी। हालांकि ये कंफर्म नहीं था कि भोपाल में कौन से स्टेशन पे आएगी, लेकिन भोपाल पहुंचेगी। अब समस्या ये थी कि जितने भी सेवा किचन चल रहे थे, जो खाना प्रोवाइड करा रहे थे श्रमिकों को, जो पैदल जा रहे थे उन लोगों को, ये सारे सेवा किचन लगभग सुबह 9 बजे शुरू होकर के शाम को 6 या 7 बजे तक वाइंड अप कर देते थे। तो अब पहला सवाल यही आया कि किससे संपर्क किया जाए। तो फिर सारे फ़ोन नंबर्स खगालना शुरू किए, क्योंकि हम फील्ड पे काम कर रहे थे तो हमारे पास नंबर थे कि ये लोग खाने का अरेंजमेंट करते हैं और दिन भर फील्ड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तब मैंने फिर अंकित को फ़ोन किया, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़े हुए थे। फिर नीता मैम को फ़ोन किया, वो गुरुद्वारे से जुड़ी हुई थी, तो गुरुद्वारे में सेवा किचन चल रहा था और उस टाइम पे मेरे ख्याल से गुरुद्वारा सबसे ज़्यादा फूड पैकेट्स बना करके डिस्ट्रीब्यूट कर,
तो कई ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ से सपोर्ट ले रहे थे और पैकेट्स ले जा करके डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे थे। तो मैंने कहा ये 2 बड़ी जगह हैं जहाँ से मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। जब इन दोनों से बात की उसके बाद तीसरा मैंने कहा ऑप्शन और रखना चाहिए, तो शिवराज जी को भी कॉल कर दिया। तो शिवराज कुशवाहा जी को कॉल किया क्योंकि ये लोग भी सेवा किचन चला रहे थे, हम लोग उनको सब्जियां भी दे रहे थे सेवा किचन के लिए। तो मेरे पास विकल्प के तौर पे 3 या 4 ही लोग थे जिनसे मैं संपर्क कर सकता था। लेकिन 15 मिनट के अंदर सबका कॉल बैक आ जाता है कि अभी सेवा किचन सारे जो हैं बंद हो चुके हैं और ये नहीं हो पाएगा। तो शिवराज एक आखिरी ऑप्शन था। क्यों? क्योंकि वो खुद बनाता था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी कि ये लोग खुद 8-10 लोग मिल करके खुद बनाते थे। बाकी संस्थाएं ऐसी थी कि गुरुद्वारे की बात करें तो वहाँ पे पूरी एक टीम डिप्लॉय होती है, वो लोग काम करते हैं। तो फिर इन लोगों को मैंने मोटिवेट किया कि नहीं, आप लोगों को करना है, आप ये मत टारगेट लीजिए कि पूरा होगा या नहीं होगा, आप नंबर्स पे ध्यान मत दीजिए, काम करना शुरू करिए। तब इनका पहला सवाल आया, भैया पहली बात सामान इतना अरेंज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप हमें आधे 1 घंटे का टाइम दीजिए, हम देख करके आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव था कि ये रिस्पॉन्ड कुछ भी करे, मैं घर से सामान उठा के ले जाऊंगा लेकिन इससे बनवाऊंगा आज। तो वो एश्योरिटी मेरे अंदर थी कि हो जाएगा। फिर अगला टास्क शुरू हुआ पानी के अरेंजमेंट का। तो पैरेलली मैंने पानी के लिए फ़ोन लगाना शुरू किए और 12:30-1 बजे के आसपास पानी का अरेंजमेंट भी हो गया और उनको टाइमिंग दे दिया गया कि सुबह आप उतार देना। लेकिन अब टाइमिंग देने के बाद सवाल ये था कि माल उतरेगा कहाँ पे, पानी की बोतलें कहाँ उतरेंगी। तो जो इन्फॉर्मेशन उस टाइम तक थी उस हिसाब से भोपाल मेन स्टेशन पे उतरना था। जैसे कि आपने बताया, फिर आपने प्लानिंग करी कि चलो हम इस पे काम करते हैं, तो आपने सबसे पहले फ़ोन किसको किया? अंकित को लगाया क्योंकि ये नेहरू युवा केंद्र से उस टाइम पे जुड़ करके काम कर रहे थे। और उसके बाद फिर शिवराज जी को फ़ोन लगाया और नीता मैडम को फ़ोन लगाया, क्योंकि ये सब ऐसे लोग हैं जो नेहरू युवा केंद्र कहीं ना कहीं नीता मैम को इसलिए लगाया था क्योंकि गुरुद्वारे से हम लोग कनेक्टेड थे। गुरुद्वारे में उस टाइम सेवा किचन चल रहा था। तो मैंने कहा मैडम आपके पास में, बिल्कुल घर के पास में, मेरे पास कांटेक्ट नहीं, आप तुरंत वहाँ जा करके पता करिए गुरुद्वारे में मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ ऐसे लिंक्स थे जो डायरेक्टली ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे। तो पहले इन लोगों को संपर्क किया कि इन्हें पता होगा कि फूड पैकेट्स कहाँ से अरेंज हो पाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले जब उनके पास फ़ोन आया तो उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी अंकित के पास में। तो क्या हम उनसे बात नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। तो आइए अब हम मिलते हैं अंकित से। अंकित जी, यहाँ पर जब हम जीटीबम की बात कर रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे विजय जी ने बताया कि सबसे पहले आपके पास फ़ोन किया था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि ऐसे समय में जब पूरा बोल सकते हैं कि पूरा हमारा इंडिया ही नहीं, हमारा पूरा विश्व एक तरीके से थम गया था, ऐसे में आपके समय फ़ोन आता है, आप मदद की गुहार लगाई जाती है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैम मेरा जब जब विजय भैया का मेरे पास फ़ोन आता है तो पहला रिएक्शन वही बोलते हैं कि मेरे पास एक कॉल आया है और हमें 1100 लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना है और उनके लिए प्रति व्यक्ति 5 बोतल के हिसाब से पानी की व्यवस्था करनी है। तो उस समय तक मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहा था, तो जिसमें से एक नेहरू युवा केंद्र भी है, वहाँ से कई लोग मेरे संपर्क में थे। तो मैंने सबसे पहले यही बोला कि हम नेहरू युवा केंद्र संपर्क करते हैं, भोपाल में साकेत नगर का जो गुरुद्वारा है वहाँ संपर्क करते हैं, और एक मेरे सर हैं जिन्होंने मुझे अच्छे लेवल पे सारी जानकारी को उपलब्ध कराया था कोविड के समय, क्योंकि वो नीति आयोग में काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को बताया। तो हमने बोला कि ऐसी जो भी हमारे पास इंटेल है, इनके माध्यम से हम ये सारी की सारी व्यवस्था करने का इंतजाम करते हैं। बिल्कुल। आपको डर नहीं हुआ कि अब हम कैसे करेंगे? ऐसा कुछ मन में विचार नहीं आया? मैम अगर ऐसा विचार आता तो मेरे से पहले वो खुद मना कर चुके होते। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो उनका जो मोटिवेशन था कि उन्होंने एक कॉल में हाँ कर दिया, तो अगर मैं यहाँ से भी अगर ना कर देता तो उनके पास बाद का आगे का जो प्रतिक्रिया होती वो अपने आप में डिमोटिवेट कर देती। बिल्कुल। लेकिन उस समय कोरोना का बहुत पीक समय चल रहा था, तो जब ऐसी परिस्थिति सामने आ रही थी कि घर से बाहर निकलना है, तो डेफिनेटली घर वालों का एक अपना कंसर्न था, वो नहीं अलाउ कर रहे थे। जब आपने बताया कि मैं इस तरीके से बाहर जाऊंगा, लोगों की मदद करूंगा, तो क्या उन्होंने आपको मदद के लिए अलाउ किया? मैम एक्चुअली में क्या है कि मैं भोपाल में सिंगल बैचलर रहता हूँ जी, और मेरे परिवार में जो लोग हैं वो थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे हर काम को करने के लिए फ्रीडम देते हैं, चाहे वो किसी भी पढ़ाई को लेकर के हो या सोशल वेलफेयर को कामों को लेकर के हो। तो वो उनके द्वारा जो भी काम कहा जाता है उसका मोटिवेशन मुझे मिलता है कि मैं किसी भी काम में ना करता ही नहीं हूँ। एक तरीके से मेरी डिक्शनरी में ना शब्द है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है अंकित, और मुझे लगता है कि इसीलिए शायद आपका जो मिशन रहा वो सक्सेसफुल रहा। अच्छा, हमको ये भी पता चला है अंकित कि जीटीबम के अलावा भी आपने बहुत सारे कार्य किए हैं और उन सारे मिशन का भी आपने कुछ ना कुछ नाम दिया है, तो क्या आप बताएंगे कि इसके अलावा आपने और क्या काम किए हैं? मैम हमने जीटीबम के बाद उसके 2 दिन के बाद ही कुछ एक ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राजगीर, फिर इसके बाद ऑपरेशन धनबाद, इसके बाद धनबाद जी। मैम ये सारे जगहों का नाम हम सारे ऑपरेशन का नाम जगह पे नाम पे इसलिए दिया क्योंकि लोगों को है ना जगहों के बारे में पता नहीं है। अब जैसे जो जीटीबम आज हमने आपके सामने नाम दिया,
जब इस एपिसोड को कई लोग देखेंगे तो उसको गूगल करेंगे जी और गूगल करने के बाद उन्हें पता चलेगा कि हाँ हमारा पूर्वोत्तर का एक राज्य है मणिपुर, उस मणिपुर का एक जगह है झीरीबम, जी जी और राजगीर भी बंगाल का जो जगह है उसके बारे में पता करेंगे। फिर धनबाद के बारे में उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफिकल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। तो इस तरीके से हमने इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ना उसको नामों के माध्यम से और ऑपरेशन के माध्यम से कवर करने की कोशिश करी थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि नामों को हम बहुत सारे ऐसे सिटीज़ होते हैं हम जानते ही नहीं हैं, बहुत सारे शहर ऐसे होते हैं। इसी के साथ में चुनौतियां, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे विजय ने भी कहा था कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो चुनौतियां भर भर के हमारे पास आ जाती हैं, तोहफे में आ जाती हैं। तो जब आपने इन सब में कदम रखा तो चुनौतियाँ आपको क्या लगी कि ये बहुत बड़ी चुनौती है? कभी ऐसा लगा कि नहीं इस मिशन को रोक देना चाहिए? मैम चुनौतियाँ तो ये थी कि उस समय पूरा जो शहर था वो पूरा बंद था, और अगर हमें यहाँ एक जगह से मतलब अगर हमें 1 मीटर से 100 मीटर भी जाना था ना तो इतना घूम के जाना था कि समझ में नहीं आता कि आप कितना सफ़र तय कर लोगे और आप क्या पता वहाँ पे समय पहुँच पाओगे भी कि नहीं। तो जैसे हमें स्टार्टिंग में जो इंटेल मिला था ये बोला गया था कि भोपाल में ट्रेन आएगी, हमें ये पता था, लेकिन उस समय भोपाल में 3 स्टेशन हुआ करते थे एक तरीके से। एक बैरागढ़ का भी स्टेशन था, एक मेन स्टेशन भी था और एक हबीबगंज भी था। और जैसे कि हमें पता नहीं था कि उस समय न्यूज़पेपर्स भी नहीं आ पा रहे थे, अप्रैल का महीना था, तो हमें ये नहीं पता था कि स्टेशन पे किस पे आएगी, बस ये बोला गया भोपाल पे आएगी। तो जैसे तैसे सामान के बारे में तो हमने इकट्ठा कर लिया था और हमने सुबह 4:30 बजे घर से निकले थे और गाड़ी जो लॉरी में जो सामान पानी जो इकट्ठा करवाया था उसको ले जाकर के हमने भोपाल स्टेशन पे अनलोड कर दिया था और वहाँ पे हमने 5:30 बजे के आसपास अनलोड कर दिया था। और इन्फॉर्मेशन के नाम पे बस हमारे पास वो टिकट का एक फ़ोटो था, उसमें गाड़ी नंबर भी नहीं था और वेबसाइट्स पे भी कहीं जानकारी नहीं हो रही थी। तो ये हुआ कि हमने जब वहाँ पे उतार दिया, उतारने के बाद फिर जब हमें पता चला 10:30 बजे के आसपास की जो ट्रेन है और जो भी श्रमिक है उन लोगों के लिए जो मतलब वेरिफिकेशन काउंटर बनाया गया वो बनाया गया हबीबगंज पे। तो हबीबगंज पे पहुंचाने जब ट्रेन रुक चुकी थी तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि हम भोपाल से हबीबगंज कैसे लेके जाएंगे उस समय तक, जबकि एक गाड़ी उपलब्ध नहीं थी वहाँ पे कि आप 5,000 पानी के जो बॉटल्स थे उनको कैसे लेके जाओगे। तो जैसे तैसे वो गाड़ी का इंतजाम तो हुआ, लेकिन अब चुनौती ये थी कि यहाँ मेन स्टेशन से आपको वहाँ लेके जाना है, मतलब आपको एक्स्ट्रा किलोमीटर तय कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन रूट था जैसे कि बहुत सारे मतलब मेन स्टेशन से अशोका गार्डन के द्वारा हम हबीबगंज पहुँच सकते थे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, लेकिन ये था कि आपको चेतक के पे भी सारी रास्ते ब्लॉक थे। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जिसे घुमा करके न्यू मार्केट वाले रास्ते से हो करके वहाँ पहुँचना पड़ा। तो इसमें कहेंगे कि हमें कुछ सपोर्ट भी मिला, ट्रेन भी स्टेशन पे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम तक रोकी गई। जब हम पहुंच गए तो जो स्टेशन पे जो मतलब डीएम थे भोपाल के, उनको भी उम्मीद ही नहीं थी कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा इंतजाम कर दिया जाएगा। तो उनके द्वारा भी जो अप्रिशिएशन हमें किया गया, मोटिवेशन जो किया गया कि पहली बार मतलब हमारे कार्य मतलब काम करने की वजह से ट्रेन को एक्स्ट्रा समय के लिए स्टेशन पर रोका गया। तो ये सारी चुनौतियाँ थी और इसी चुनौतियों में प्रशासन का भी सहयोग मिलता रहा। बिल्कुल अंकित, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात ये नज़र आती है कि जब स्टेशन पे आ चुकी थी ट्रेन, उसके बाद में आप लोगों को सारा सामान शिफ्ट करना था। समय देखा जाए तो अंतराल बहुत कम था और आप लोगों को डायरेक्ट रास्ते भी नहीं मिल रहे थे, आप लोगों को संसाधन भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसे तैसे आपने वहाँ तक पहुँचाया स्टेशन तक। स्टेशन में पहुँचने के बाद में क्या आपको पूरी तरीके से सहयोग मिला था? क्या आपको और समय मिला वहाँ पर लोगों तक पहुँचाने के लिए सामान? हाँ, मतलब जब हम स्टेशन पे जब हम लोगों ने सामान रख दिया था तो हमें सहयोग मिला, क्योंकि वहाँ पे जो NDRF की टीम थी, जो कि मैं बहुत ही मतलब उन लोगों को जब ड्रेस में देखता हूँ तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अगर ये लोग आ गए तो हमें कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। तो जो मतलब एक NDRF के जो ऑफिसर्स थे, जवान थे, वो अपने साथ में 2-2 3-3 बॉटल्स मतलब कह सकते हैं कि 15-20 लीटर के जो पानी था वो लेके जा रहे थे। फिर साथ में सहारा सक्षम के जो वॉलेंटियर्स थे शिवराज सिंह भैया के, उनके वॉलेंटियर्स, उनने भी अच्छा खासा सहयोग किया। फिर RPF के जो जवान होते हैं, मतलब जितने भी लोग उस समय स्टेशन पे उपलब्ध थे हबीबगंज पे, सब ने सहयोग किया, क्योंकि 5,000 बॉटल्स को हमने 20 मिनट के अंदर मेन स्टेशन से हबीबगंज पहुंचा दिया। और अप्रैल का महीना था और पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हमें हर तरफ से एक सहयोग मिला था, मतलब स्टेशन में पहुंचने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि कई सारे आपने मिशन किए हैं, उसमें आपने बहुत सारे योगदान आपने दिए हैं, तो क्या इस पूरे मिशन में आप लोग महिलाओं को भी आपने जोड़ा? क्योंकि जैसे कि विजय ने भी पहले बताया था कि बहुत कम सदस्य थे, 3 या 4 लोग थे आप लोग। तो क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी काम में महिलाएं इन्वॉल्व हो जाती हैं तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काम होने लगता है। तो आपके मिशन में भी क्या कोई महिला जुड़ी? हाँ, मतलब हमारे मिशन में जो बाद के जो मिशन थे ना, जैसे मिशन राजगीर, मिशन धनबाद, मिशन बिहार, इसमें हमारे सदस्य हैं, मतलब नैनिका मीना और प्रीति यादव, ये दोनों भी बाद में जुड़ी थी।
और फिर इसके बाद इन्होंने जैसे महिलाओं की बात करी, तो उस समय क्या था कि हम बस श्रमिक पे ध्यान दे रहे थे, हम ये नहीं देख रहे थे कि उसमें महिलाएं भी हैं, उन महिलाओं को भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन बांटने में सहयोग किया उन लोगों ने। और इसके बाद ये भी बताया कि जब आप ट्रेन में जा रहे हो तो आपको किस प्रकार से हाइजीन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोई ट्रेन ऐसा था कि 4-4 5-5 दिन में जा रहा था, और हमने बीच में ऐसी खबरें भी सुनी थी कि किसी ट्रेन को जाना था बिहार और वो पहुंच गया मतलब उड़ीसा, तो ऐसी घटनाएं भी थी। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने मतलब एक इकोसिस्टम बनाया, और इकोसिस्टम के माध्यम से भोपाल की सबसे जो अंतिम ट्रेन थी वो बैरागढ़ से गई थी, और वो गई थी बिहार में जी। तो सबसे अंतिम ट्रेन को भी हमने जो भोपाल डिवीज़न से जाना था उसको भी हमने भेजा था, और उसमें बताऊं मैं आपको, तो उसमें मैं खुद नहीं गया था, उसमें हमारी जो महिला वॉलेंटियर्स थी, लड़कियां जैसे कि नैनिका और प्रीति, ये दोनों गई थी। दर्शकों, लेकिन हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे जो जिरीबम में आगे होकर उन्होंने बढ़ चढ़ के बहुत काम किया, रजनी देवी से। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि एक महिला होने के नाते उन्होंने अपना कैसे योगदान दिया। रजनी जी, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, और इसी के साथ में मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगी कि जब आपको रात में फ़ोन आया था, आपको विजय जी ने बताया कि ऐसा उनका कोई मिशन है जिसमें कि श्रमिकों को बहुत सारा खाना बना के लेकर जाना है, तब आपके मन में उस समय क्या ख्याल आया, आपकी क्या विचारधारा थी उस समय? मैम, जैसा कि हम ऑलरेडी हमारे संस्था के किचन चलते हैं, और हम लोग दिन भर कई फीमेल्स और हैं हमारे साथ जो उस किचन में हेल्प कर रही थी, तो हम वैसे भी दिन भर खाना बनना, उसको पैकिंग करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मेरे पास मैं भी डिस्ट्रीब्यूट करने जाती थी, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र चिन्हित थे जहाँ काफ़ी गलियाँ थी, लोग पहुँच नहीं पाते थे, तो रात का समय रहता था। अब जैसे साथ में जो बच्चे काम करते थे तो वो जा नहीं पाते थे, तो मैं उनके साथ जाती थी कि इस जगह इस फीमेल्स को भोजन की आवश्यकता है, इस फैमिली को, ऐसे जाते थे। तो 8:30, 9, 10 बजे तक हमारा ये सारा काम हो जाता था, किचन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सफाई करने के बाद हम लोग घर जाते थे। तो अचानक फिर 8:30, 9 बजे समथिंग भैया ने बोला कि आज घर नहीं जाना है और खाना बनेगा, तो थोड़ी देर सोच के घबराए, और बनेगा मतलब ऐसा, तो पर काम कर ही रहे थे। तो हमें मालूम था कि भैया हमेशा ये बोलते हैं कि भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन होना है या कुछ होना है, तो हमें मालूम था कि कुछ ना कुछ है, तभी तो बोला है। तो जैसे ही उन्होंने बोला तो मैंने बोला ठीक है, पर थोड़ा खाना खा के आ जाते हैं, फिर हम वर्क करते हैं। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं होगा कि 1100 लोगों का खाना पहुंचना जब है। नहीं, उन्होंने पहले नहीं बताया था कि इतना बनना है, और हम लोग जैसे बनाते भी हैं ना, तो जितने का बनता है ना उससे हमारा ज़्यादा ही बनता था। तो मालूम था कि करना हैगा। उसके बाद जैसे ही हमने काम स्टार्ट करा, क्योंकि सामान भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा सामान आते जा रहा था, काम करते जा रहे थे, तो इस तरह हम लोगों ने पूड़ी और सब्जी बनाई, और काफ़ी सुबह तक बनाते रहे, चाय भी पीते रहे, वहीं लेट आराम भी करते रहे, मतलब सब चलता रहा हमारा पूरी रात, और हमने अपने काम को अंजाम दिया। अच्छा रजनी जी, जब ये क्योंकि समय बहुत कम था और आपके पास टारगेट बहुत ज़्यादा था जी, उसको पूरा करने के लिए आपके साथ में कोई और भी लोग थे मदद करने के लिए? 8 से 10 थे, फीमेल्स भी थी उसमें, और उन फीमेल्स के हस्बैंड भी थे। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स ने अकेले किया, उनके हस्बैंड भी हेल्प कर रहे थे। जब इस तरह की बात आती है कि किसी की हेल्प करना है, तो हस्बैंड भी आगे आ जाते कि जब महिला हो के महिला काम कर रही है तो मैं क्यों ना करूं। और उस समय लॉकडाउन था, तो सबकी वर्किंग चल भी नहीं रही थी, तो इस तरह जिरीबम मिशन के साथ जुड़ के आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगा, पूरी रात काम किया, चाय भी पीते रहे, सोते भी रहे। तो दर्शकों, यहाँ पर हम बात करेंगे अब शिवराज कुशवाहा जी से कि उन्होंने किस तरीके से लोगों को जोड़ा और किस तरीके से मदद की पूरे जिरीबम मिशन को। बिल्कुल शिवराज जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं, उससे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ कार्यक्रम में, और इसी के साथ में मैं आपसे पहला प्रश्न तो यही करूँगी कि आपके पास सबसे पहले विजय जी का ही फ़ोन आया होगा, तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, विजय जी का फ़ोन आया, वो मैं कहूँगा कि मेरी टीम और मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि हम किसी और की मदद कर पाएँ। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो चैलेंज विजय जी ने दिया कि 1100 पैकेट्स, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा लगा। मैंने विजय जी से कहा भी कि श्योर नहीं हूँ कि पूरा हो पाएगा, लेकिन जितना होगा हम उतना करेंगे और कोशिश करेंगे पूरी हो। तो ये बात ज़रूर मैंने उनसे कही। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब आपके सामने इतनी बड़ी चुनौती थी, उस समय राशन को इकट्ठा करना, सारे संसाधन को इकट्ठा करना, सारी शॉप्स ऑलमोस्ट बंद हो गई होंगी, क्योंकि उस समय ये समय था कि हमें बहुत जल्दी शॉप बनने का आदेश था, तो ऐसे समय में आपने किस तरीके से सारे संसाधन को कलेक्ट किया था?
देखिए, पहली चीज़ कि मैंने सोशल मीडिया में भी शेयर करके रखा था हमारे किचन और हमारे बारे में। तो हम हमेशा 3 दिन प्लस करके चलते थे कि एक दिन यदि हमें 35 किलो या 40 किलो रखना है तो हम 3 दिन का स्टॉक रखते थे। लेकिन किस्मत की बात थी कि उस दिन हमारे पास वो भी नहीं था, सिर्फ शायद 1 दिन का बचा हुआ था। तो जब विजय जी का फ़ोन आया और हमने देखा कि हमारे पास कितना संसाधन है, तो पहले तो हमने टीम को फ़ोन किया और उसमें से हमारी 2 टीमें बनी। एक तो अलग-अलग दुकानें जाके सामान इकट्ठा करने में क्या-क्या मिल सकता है, अचार कहाँ से मिल सकता है, पॉलीथीन बैन था उस टाइम में, तो पॉलीथीन कहाँ से अरेंज करेंगे पैक करने के लिए। फिर बनाने वाली टीम में तो जैसा कि रजनी जी हमारे बीच में थी, रजनी जी ने भी महिलाओं का ग्रुप वहाँ इकट्ठा किया। तो 2 टीमें बनी और हमने ये कहा कि हम पहले शुरुआत कर दें, जितना सामान आता जाएगा उतना हम बनाते जाएंगे, और फिर हमने ये किया। बिल्कुल, आपने बताया कि आप पहले से ही किचन चला रहे थे और आप लोगों को मदद कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में नो डाउट आप पहले से ही काम कर रहे थे, सुबह भी आपने काम किया होगा, अचानक से रात में फ़ोन आता है और पूरी रात भर आपको परेशान किया जाता है फ़ोन करके। तो क्या आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये क्या नई मुसीबत आ गई है, या मैं इस काम को करूँ या छोड़ दूँ? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी थी, लेकिन हमारे साथ में हमने जब टीम बनाई पूरी कि पैकेट्स अरेंज करने के लिए, पैक करने के लिए पेपर्स और बॉक्सेस कैसे अरेंज करूँगी, अनाज कहाँ से आएगा, आटा कहाँ से आएगा, अचार कहाँ से आएगा, और हमको क्या क्या सामान देना है, वो सारी चीज़ें। तो दोनों टीमों ने हमारी अलग काम किया। एक ने पूरा सामान अरेंज करने का काम किया और दूसरा, रजनी जी ने जैसे बताया कि हमारी पूरी टीम महिलाओं की ग्रुप बनाने के लिए आ गई। तो हमने पहले ये सोचा कि जितना हमारे पास साधन है हम उतना बनाने की तैयारी शुरू कर दें, और उसके बाद जैसा सामान आता जाएगा वैसा हम बनाते जाएंगे। तो एट लास्ट हमने लास्ट तक पूरा अपना टारगेट पूरा किया। देखो, जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो उसमें संसाधन भी लगते हैं, लोग भी लगते हैं, चुनौतियाँ भी आती हैं। और ऐसे में अगर मैं बात करती हूँ, अचानक से ऐसी विपत्ति सामने आती है कि जिसमें हमें इतने सारे लोगों का कम समय में इतना सब कुछ इकट्ठा करना है, तो सबसे बड़ी अगर समस्या आती है वो आती है फाइनेंशियल की। तो विजय से हम जानेंगे कि जब ऐसी चुनौती उनके सामने आई तो उन्होंने फाइनेंशियल लेवल पर कैसे सब चीज़ों को मैनेज किया। दर्शकों, हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं विजय जी। आइए उनसे, एक चुनौती जब हमने बात की थी तो उसमें एक चुनौती रह गई थी, जो थी आर्थिक मदद। जब हम किसी काम को करते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत अगर सामने आती है तो उस संसाधन को इकट्ठा करना। और हम सब जानते हैं विजय जी कि जब उन संसाधन को इकट्ठा करना होता है तो सबसे पहले आता है आर्थिक सहायता। तो आपने, क्योंकि आप खुद एक यंग हैं, एक जॉब पे डिपेंडेंट होंगे, तो जब इतना बड़ा टारगेट था तो आपने उसको कैसे सॉल्व किया, कैसे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला? तो ये सवाल कई बार आता है, क्योंकि हम लोग समाज सेवा में काम करते रहते हैं, तो लोग हमेशा पूछते हैं कि आपके पास फंड्स कहाँ से आते हैं। वो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि हमेशा ऐसा होता है कि एक तो हैबिट हमारी ऐसी कि हम बफर कभी नहीं करते हैं, किसी से एक्स्ट्रा कलेक्शन नहीं लेते हैं। जब भी कोई टास्क आता है ना, तो उस टास्क को डिवीज़न करके हम शेयर कर देते हैं कि हमारे पास ये टास्क आया है और इसका जो छोटा छोटा पार्ट है वो ऐसा है। जैसे यहाँ पर खाना और पानी का अरेंजमेंट करना था, तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते थे कि खाने के अरेंजमेंट का इतना खर्चा आने वाला है, पानी का इतना खर्चा आने वाला है, फूड पैकेजिंग का खर्चा इतना आने वाला है। तो हालांकि इस मिशन में हमारे पास फंडिंग के अरेंजमेंट के लिए जिनका कॉल आया था उनने एश्योरिटी दी थी कि हम आपको दे देंगे, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से सिर्फ एश्योरिटी थी, फंड हमारे पास नहीं था। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मैं अपनी तरफ से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास जो बफर थोड़ा बहुत फंड होता है हम उसका यूज़ कर लेते हैं। और हमेशा आज तक, मतलब मेरे को 7 से 8 साल हो गए समाज सेवा में काम करते हुए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास पैसों की कभी कमी पड़ गई हो। हमेशा लोगों के द्वारा, हम सोचते हैं कि लोग समाज में सेवा करते नहीं करते, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं और वो हमेशा आगे होकर के मदद करते हैं। विजय जी, आज के समय में ऐसा होता है कि जब हमारे घर में 2 से 4 मेहमान आ जाते हैं तो वैसे हाथ पैर फूल जाते हैं कि उनकी खातिरदारी कैसे करनी है। आपके सामने इतनी बड़ी चुनौती आई और आपने एकदम पलक झपका के सारे काम कर भी दिए और मिशन सक्सेसफुल भी हो गया। आप एक युवा हैं, तमाम दर्शक जो हमको देख रहे हैं, तो दूरदर्शन के मंच के माध्यम से मैं चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों को, खासकर युवाओं को, कि मदद के लिए उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए और समाज को कैसे सहयोग करना चाहिए? मैं सभी युवाओं को यही संदेश दूंगा कि हम लोग हमेशा सही समय का इंतज़ार करते हैं कि जब कोई होगा जिसको मदद की ज़रूरत होगी तब हम करेंगे। ऐसा नहीं है, हर समय ही सही समय है। आप बस अपने चारों तरफ अपने खुले दिमाग से देखिए और समझिए कि किसको क्या ज़रूरत है। हो सकता है किसी को सिर्फ आपसे बात करने की ज़रूरत हो, तो आप उससे जाकर के थोड़ी देर बात करिए। हो सकता है किसी को थोड़े से पैसों की ज़रूरत हो, लेकिन हो सकता है उस पैसों से उसको क्या करना है ये इंटेंशन आपको पता होना चाहिए। तो ज़रूरत हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, सही समय का इंतज़ार नहीं करना है। हर समय सही समय है और आप हमेशा अपने चारों तरफ जब भी चाहें सेवा कर सकते हैं।
और पूरी दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत प्यारी दुनिया है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे ना सेवा करने के लिए, तो आपको इतनी सेवाएं मिलेंगी जिसका आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। विजय जी, आप और आपकी टीम हमारे साथ जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जो आपको एपिसोड दिखाया था उसमें हमने कोई काल्पनिक कहानियाँ नहीं दिखाई थी जो दादी नानी हमको सुनाती थी और हम खुश हो जाते थे। आज हमने आपको मिलवाया था वास्तविक फरिश्तों से, जिरीबम मिशन के ऐसे फरिश्ते जिन्होंने वाकई ही ज़मीनी तौर पे उतर के उन्होंने काम किया था। और हम चाहेंगे दर्शकों कि ऐसे और भी फरिश्ते हम आपको मिलवाते रहें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई झलकियों के साथ में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।